इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में, खास करके इंडियन पर्सपेक्टिव से। फिर हम लोग जानेंगे कि सेटलमेंट आखिर में होता क्या है, रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट्स में क्या अंतर है। फिर हम लोग जानेंगे कि क्लस्टर सेटलमेंट क्या होता है, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट क्या होता है, हेमलेटेड डिस्पर्स सेटलमेंट क्या होता है। फिर अर्बन सेटलमेंट का जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि पुराने समय में कौन कौन सा ऐसा सिटीज़ है जो बनाता है, मेडिवल टाउन्स कौन कौन से हैं, मॉडर्न टाउन्स कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या फीचर्स था, उन सब के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि पॉपुलेशन का जो साइज होता है उस पर टाउन्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। फिर कुछ कुछ टाउन्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन क्या होता है, इंडस्ट्रियल टाउन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट टाउन क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे अंत में कि भारत का जो टाउन्स है उनका क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेटलमेंट आखिर होता क्या है। इसका मतलब ये होता है कि लोगों का अलग अलग, किसी का बड़ा किसी का छोटा साइज का घर हो, वो साथ में मिल कर के रहें, तो उसको एक तरह से बोल सकते हैं ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स ऑफ एनी टाइप और साइज, किसी भी तरीके का। किसी का 4 मंजिला हो सकता है, किसी का 1 मंजिला हो सकता है, किसी का 2 मंजिला हो सकता है, किसी का कच्चा घर हो सकता है। लेकिन जब सब कोई साथ में मिल के रहते हैं तो उसको बोलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स। यहाँ पर इंसानों की बात हो रही है। जैसे कि आपको अभी तक पता चल गया होगा कि जो सेटलमेंट है वो साइज में और टाइप में वेरी करता है। जैसे कि कोलकाता या फिर मुंबई का जो सेटलमेंट्स होगा वो बड़ा होगा, और अगर छोटे शहर जैसे कि पटना, रांची या फिर भोपाल का बात करें तो वो कोलकाता और मुंबई के कंपैरेटिवली छोटा हो सकता है। ठीक है, कहीं कहीं पर सेटलमेंट जैसे कि पहाड़ी इलाकों में जो सेटलमेंट्स है वो छोटा होगा और दूर दूर पे होगा। जैसे कि यहाँ पहाड़ है, इस छोर पे एक सेटलमेंट होगा, इस छोर पे दूसरा सेटलमेंट होगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन गंगा प्लेन का अगर बात करें, जैसे यूपी, आपका बिहार हो गया, उस जगह पर सेटलमेंट्स नज़दीक नज़दीक में होगा, क्लस्टर सेटलमेंट होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। पर पहले हम लोग जान लेते हैं कि रूरल सेटलमेंट यानी कि गाँव का जो लोग साथ में रहते हैं, गांव का जो सेटलमेंट होता है और अर्बन जो सेटलमेंट होता है उसमें क्या अंतर होता है मेनली, तो उसको 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। तो पहला तरीका ऐसे मान लेते हैं हम लोग कि जो लोग ऑक्यूपेशन करते हैं, जो लोग काम काज करते हैं उसके बेसिस पे, तो गांव के जो लोग हैं वो ज़्यादातर खेत में काम करते हैं, या फिर वो ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में होंगे। ठीक है, तो और जो शहर के लोग हैं वो ज़्यादातर ऑफिस जाने वाले होंगे, या सर्विस सेक्टर में होंगे, या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में होंगे। ठीक है, तो पहला अंतर तो ये हो गया कि अर्बन सेटलमेंट में लोग सर्विस सेक्टर में या फिर सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन रूरल सेटलमेंट में लोग ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर में यानी कि खेत वगैरह में काम करते हैं, फसल काटने में किसान होंगे ज़्यादातर लोग। दूसरी बात, जो सिटीज़ है वो काम करता है नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि ऐसा जगह जहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ चेंज हो सकता है, या फिर ऐसा जगह जहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ तरक्की की राह पे जा सकता है और अच्छा से बेहतर से परफॉर्म कर सकता है। लेकिन गांव वाला जो है वहाँ पे ये बात नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि गांव में ज़्यादातर जो सेटलमेंट होता है वो ज़्यादातर लोग वहाँ पे कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था का चक्का घूम सके। ठीक है, वो मानते हैं वो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू शहर वाले लोग, उन लोगों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तीसरा है सोशल रिलेशनशिप में, कि आपस में लोग एक दूसरे को कैसे देखते हैं। अगर दिल्ली में लोग रह रहे हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मान लेते हैं एक ही मोहल्ले में, और गांव में लोग रहते हैं, तो दोनों का जो सोशल रिलेशनशिप होगा ना वो बहुत ज़्यादा दोनों में अंतर होगा। जैसे कि गांव वाले लोग अपने आप को एक रिलेटिव की तरह देखते हैं, बहुत ज़्यादा उनका इंटीमेट रिलेशनशिप होता है। वो कुछ भी होगा उनका घर में, जैसे शादी होगा या कुछ भी होगा, तो वो गांव में सब लोग साथ में काम करके उसको पूरा करते हैं। लेकिन शहर में ऐसा नहीं देखा जाता। यहाँ पे लोगों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा इंटीमेट नहीं होता है। यहाँ के लोगों का जो रिलेशनशिप है वो फॉर्मल रहता है। ठीक है,
तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद अब हम लोग पहले जानते हैं कि रूरल सेटलमेंट के कुछ कुछ टाइप्स के बारे में। तो भारत में तो बहुत सारा गांव है, ठीक है। अब गांव का जो रूरल सेटलमेंट है उसको हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब उसको अलग अलग करते हैं, तो कुछ फैक्टर्स देखते हैं और कंडीशंस देखते हैं, ठीक है, जिसके कारण कि अलग अलग तरीके का रूरल सेटलमेंट होता है। पहला तो है फिजिकल फैक्टर, जैसे हम बताए थे पहले भी कि अगर मान लेते हैं कोई पहाड़ है या कोई नदी है, तो नदी के आसपास का जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो फर्टाइल होगा। तो लोग चाहेंगे कि इस एरिया में वो बसें और यहाँ बसने के बाद वो इस एरिया में खेती करें, ठीक है। तो यहाँ का जो सेटलमेंट होगा वो एक तरह से लोगों का जुड़ा हुआ सेटलमेंट होगा, क्लस्टर सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है। वहीं अगर जो पहाड़ वाला एरिया होगा वहाँ पे तो लोग चाहेंगे कि वहाँ पे जो लोग हैं वो दूर दूर रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक सेटलमेंट हो सकता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसा कुछ है, यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकता है, तो दूर में लोग रहेंगे फिर, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे दूर दूर हो सकते हैं लोग, और जो प्लेन्स एरिया वहाँ पे सब साथ में रह सकते हैं। फिर दूसरा आता है कल्चरल और एथनिक फैक्टर्स, यानी कि एक कल्चर के लोग एक साथ ही रहना पसंद करते हैं। जैसे अगर आप अमेरिका या फिर यूरोप या फिर किसी और देश में चले जाओ, वहाँ पे अगर आप इंडियंस को भेजो तो इंडियंस लोग इंडियंस के साथ ही रहना पसंद करेंगे, ना कि वो अफ्रीकन या चाइनीज़ लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही इंडिया में भी देखा जाता है, अगर जैसे आप लोग अब आगे पढ़ोगे तो देखा जाता है कि एक जाति के लोग, यानी कि जैसे कि ब्राह्मण्स हो गया या राजपूत हो गया या वैश्य हो गया, वो एक साथ में रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ब्राह्मण्स होंगे, इस जगह पे राजपूत होगा, इस जगह पे वैश्य होगा, तो इस प्रकार से वो लोग सट्टे सट्टे एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए कल्चर और इथनिक फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हिंदू लोग हिंदू लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, मुस्लिम लोग मुस्लिम लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। फिर आता है सिक्योरिटी फैक्टर्स, जो खास करके पहाड़ वाला एरिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे लोग साथ में रहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि डकैत आ जाए, वो डकैती कर ले, ठीक है, या फिर उसका घर में चोरी हो जाए, या फिर सामने पाकिस्तान है तो जम्मू कश्मीर वाला एरिया में बम बारूद हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो मेनली सिक्योरिटी फैक्टर से एक साथ में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अब इस फैक्टर्स पे बेस्ड 4 तरह का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन किया गया है रूरल सेटलमेंट का। पहला तो है आपका क्लस्टर्ड या फिर एग्लोमरेटेड या फिर न्यूक्लिएटेड, ठीक है। दूसरा है सेमी क्लस्टर्ड या फ्रेगमेंटेड, तीसरा है हेमलेटेड, और चौथा है डिस्पर्स्ड या आइसोलेटेड। सब के बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। पहले बात करेंगे हम लोग क्लस्टर सेटलमेंट के बारे में। तो क्लस्टर्ड सेटलमेंट क्या मतलब होता है कि क्लोजली बिल्डअप एरिया, यानी कि अगर ये एक मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर का एरिया है, तो यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब एकदम सब कोई सटे हुए हैं, ठीक है, एकदम सटा हुआ सब कोई अपना अपना घर बना रहा है, और ये सेटलमेंट हो गया, ठीक है। इस प्रकार का जो सेटलमेंट होता है इसको हम लोग मेनली क्लस्टर सेटलमेंट बोलते हैं। यहाँ का जो बिल्टअप एरिया होता है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट रहता है, वहाँ पे सटे सटे लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगल बगल का एरिया है, कम्युनिटी लैंड है कोई, उसको पैस्चर बना दिया, मतलब गौचर बना दिया, वहाँ पे गाय लोग आकर के चरती है, वहाँ पे जो उनका बकरी हो गया वो लोग आकर के वहाँ चरता है, ठीक है। और अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं साथ में, उसको मेनली कुछ कुछ फार्म्स, जैसे कि ये एक किसी का फार्म है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है, ये किसी का फार्म है, फिर यहाँ पे लोग रहेंगे। तो इस प्रकार का जो सेटलमेंट होता है वो क्लस्टर सेटलमेंट होता है। यहाँ पे जो रोड होता है ना, वो मेनली कभी कभी ऐसे रेक्टेंगल टाइप का हो जाएगा रोड, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे लोग, यहाँ पे सेटलमेंट, यहाँ पे सेटलमेंट, यहाँ पे सेटलमेंट, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा स्टार्ट टाइप का रोड्स जाता है, यहाँ पे सेटलमेंट, यहाँ पे सेटलमेंट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो इस प्रकार से सेटलमेंट बनता है। तो उसको हम लोग कुछ एक पैटर्न में देखते हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर हो गया या लीनियर, ऐसे रोड जा रहा है, यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं। ये कॉमन सा चीज़ है, जब आप गाँव में देखोगे जा करके ना, तो ऐसा दिखेगा आपको कि ये एक रोड है, इस साइड में लोग रह रहे हैं, इस साइड में लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्लस्टर सेटलमेंट का एग्जांपल है। कभी कभी लोग सिक्योरिटी के कारण भी, जैसे कि वहाँ पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्राइम्स बढ़ गया, वहाँ पे चोरी डकैती बढ़ गया, तो इसलिए सबको साथ में लोग आकर के रहना चाहते हैं, और कॉम्पैक्ट विलेज का फॉर्मेशन हो जाता है। एक ऐसा विलेज का फॉर्मेशन हो जाता है जहाँ पे लोग एकदम सट सट के रह रहे हैं, जैसे कि बुंदेलखंड रीजन में
या नागालैंड में या राजस्थान में, या राजस्थान में मेनली लोग पानी के लिए रहते हैं, यानी कि अगर लोग साथ में रहेंगे और पानी का अगर दिक्कत होगा तो वो लोग आपस में कुछ योजना बना सकते हैं और वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं राजस्थान का एरिया में। इसीलिए मेनली क्लस्टर्ड विलेज देखने को मिलता है। सेमी क्लस्टर्ड का अगर बात करें तो मतलब टूटा हुआ टाइप का, फ्रेगमेंटेड, जैसे कि यहाँ पे एक सेटलमेंट होगा, ठीक है, फिर टूट गया बीच में, फिर यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलता है, जो जो डोमिनेंट कास्ट या जो डोमिनेंट पीपल है उस विलेज में, वो ही मतलब मेनली रहते हैं बीच में और अगल बगल के लोगों को दूर भगा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इस एरिया में जैसे कि मेनली देखा जाता है कि यहाँ पे बीच में ब्राह्मण्स रहते हैं, यहाँ पे मंदिर वगैरह कुछ होगा, और फिर दूर में जैसे रोड वगैरह कुछ है, यहाँ पे फार्म लैंड है, फिर यहाँ पर अनटचेबल्स या फिर जो लोअर सेक्शन सोसाइटीज़ है वो यहाँ पे रहता है। फिर यहाँ पे अगल बगल अगर ब्राह्मण का सेकंड वर्जन जिसको बोला जाता है राजपूत, वो यहाँ पे रहता है। कुछ दूर में यहाँ पे वैश्य रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सेटलमेंट है, देखो टूटा टूटा सेटलमेंट है। यहाँ पे आपका मंदिर है, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे उनका खेत है, खेत खलियान है इस एरिया में, यहाँ पे अनटचेबल्स, यहाँ पे वैश्य, यहाँ पे राजपूत और बीच में ब्राह्मण्स। तो इस प्रकार का जो सेटलमेंट होता है इसको हम लोग सेमी क्लस्टर सेटलमेंट कह सकते हैं, ठीक है। ये सेटलमेंट मेनली देखा जाता है आपको गुजरात प्लेन्स में और कुछ कुछ जगह पे जो कि राजस्थान में है। अब हेमलेटेड सेटलमेंट का अगर बात करें तो ये तो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ सेटलमेंट होता है। ये सेटलमेंट बहुत ज़्यादा टूटा हुआ होता है और इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि पन्ना हो गया, पारा हो गया, पल्ली, नगला, धन्नी एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों के नामों से इनको जाना जाता है। मेनली ये इथनिक फैक्टर्स पे या सोशल फैक्टर पे काम करते हैं, इसलिए ये फ्रेगमेंटेड हो जाता है, ये टूटा टूटा हो जाता है। ये आपको देखने को मिलेगा गंगा प्लेन्स में, लोअर गंगा प्लेन्स में, छत्तीसगढ़ में और हिमालयाज़ में। तो देखो हेमलेटेड सेटलमेंट कैसे होता होगा, जैसे कि इस रीजन में कुछ लोग रह रहे हैं, फिर एकदम दूर में यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं। जैसे कि ये एक वैश्य में या फिर किसी बनिया में कोई एक केसरी टाइप का होगा, यहाँ पे गुप्ता लोग होंगे, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे राजपूत होगा, यहाँ पे भूमियार्स होगा। इस प्रकार से अलग अलग टाइप का लोग वहाँ पे रहते हैं और उसको हेमलेटेड सेटलमेंट कहते हैं। और बीच से रोड जाता होगा या मार्केट जाता होगा या फिर फार्म लैंड जाता होगा, ठीक है। फिर आता है डिस्पर्स सेटलमेंट। डिस्पर्स भी इसी तरह का है, जो कि रिमोट विलेजेस में या फिर हिल्स में रहना पसंद करते हैं और वहीं पर वो लोग रहते हैं। और डिस्पर्स सेटलमेंट जो है वो आपको देखने को मिलता है खासकर नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जैसे कि मेघालय हो गया फिर आपका अरुणाचल प्रदेश का कुछ कुछ पार्ट्स हो गया, फिर आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश में और केरला में। तो ये देखो आप डिस्पर्स सेटलमेंट का एग्जांपल, ये बहुत बड़ा एक हिल है, ठीक है। यहाँ पे लोग रह रहे हैं दूर दूर में। बीच में देखो आप अगर गौर करो तो बीच में आप देखो इस पर्टिकुलर फेस में बीच में देखो यहाँ पे आपको पूरा जंगल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक घर है, फिर यहाँ पे एक घर है, ठीक है। तो इस प्रकार से दूर दूर में जो है वो डिस्पर्स सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अर्बन सेटलमेंट के बारे में। तो अर्बन सेटलमेंट के बारे में हम लोग तो जान ही गए कि जहाँ पे लोग ज़्यादातर सेकेंडरी एक्टिविटी या सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग किसान नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहले भी हम लोग जान लेते हैं कि भारत में जो टाउन्स है उसका कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ। तो हमको पता ही है कि हड़प्पन टाइम से ही, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हमारे पास शहरीकरण का उपाय था, लोग शहर में रहना पसंद करते थे। फिर धीरे धीरे अभी मगध के टाइम पे भी काफ़ी शहर को देखने को मिला, फिर यूरोपियंस आए, मिडाइवल टाइम में भी काफ़ी शहर देखने को मिला। तो इस प्रकार से हम लोग अगर इवोल्यूशन का बात करें कि टाउन्स कैसे बना, तो उसको 3 पीरियड में बांटते हैं। पहला है एंशिएंट मतलब पुराना टाइम, दूसरा है मिडाइवल मतलब बीच वाला, और तीसरा है मॉडर्न टाउन। तो पहले हम लोग बात करते हैं एंशिएंट टाउन का। तो एंशिएंट टाउन मतलब बहुत पुराना, उस समय से बोला जाता है कि काशी हो गया, काशी बहुत शायद ओल्डेस्ट जो है जिसको बोला जाता है ओल्डेस्ट टाउन वो है। फिर पाटलिपुत्र मगध के टाइम पे, मदुरई बहुत पुराना टाउन्स है। ये सब उस समय से चला जा रहा है जब हम लोग हिस्ट्री एक तरह से शुरू किए थे पढ़ना, मतलब 200 BC 300 BC से ये सब चलते आ रहा है, ये सब टाउन चलते आ रहा है। फिर अब बीच में जब हम लोग का
मुगल्स आए थे, जब तुर्किश लोग आए हुए थे, तो मिडाइवल टाउन का गठन किया गया। उस टाइम पे दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, इस प्रकार का इम्पोर्टेंट टाउन्स का गठन किया गया। जैसे अभी शाहजहानाबाद जो कि दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। फिर ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए। ब्रिटिशर्स आने के बाद अलग अलग पोर्ट टाउन जिसको बोलता है, जो पोर्ट के एरिया पे समुद्र वाले रास्ते में या फिर जो समुद्र किनारे अलग अलग टाइप का वो लोग शहर बसाना शुरू किए, जैसे कि कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, दमन, गोवा, पौंडीचेरी, सूरत, ये सब भी यहाँ पे बसना शुरू हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो टाउन है वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू किया गया। फिर अभी इंडिपेंडेंस मिला हम लोग को, भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद भारत ने चंडीगढ़ बनवाया, मतलब कि उसको प्लान करके अच्छे से वहाँ पे बनाया गया। फिर भुवनेश्वर, गांधीनगर, दीसपुर, ये सब, फिर दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी, ये सब इंडस्ट्रियल टाउन बनाया गया। रोहतक, अभी गुरुग्राम को तो कहा जाता है कि ये बस 30-40 साल पहले ही बना है। गुरुग्राम आप लोग बताओ कहाँ पे है, किस स्टेट में गुरुग्राम पड़ता है, ठीक है। फिर रोहतक, गाजियाबाद, ये सब अभी लेटेस्ट टाउन है। आई थिंक 30-40 ईयर्स पहले ये सब बनाया गया है। तो ये था हम लोगों का जो भारत में जो टाउन है वो कैसे धीरे धीरे इवॉल्व किया, यानी कैसे धीरे धीरे वो नया होते गया, कैसे वो चेंज होते गया, ठीक है। अब भारत में अर्बनाइजेशन का अगर बात करें, भारत में अगर शहरीकरण का बात करें, तो देखिए जो अर्बनाइजेशन होता है, जो शहरीकरण होता है, वो नापा जाता है कि कितने परसेंट लोग, यानी कि 100 में से कितने लोग शहर में रहते हैं, उस हिसाब से अर्बनाइजेशन को नापा जाता है। 2011 का सेंसस के अनुसार कुछ 31.16%, यानी कि 100 में से 31.16 लोग शहर में रहते थे, जो कि काफ़ी कम था एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज सच एज़ यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर अमेरिका या फिर इवन चाइना, जापान, ठीक है। तो इन सब कंट्रीज से काफ़ी लो था। 2011 के बाद सेंसस हुआ नहीं है, तो अभी हम लोग को फ़िलहाल ऑफिशियल डेटा पता नहीं है, ठीक है। हालांकि जैसे ही 20वीं सेंचुरी स्टार्ट हुआ, यानी कि 1900 से स्टार्ट हुआ, उस टाइम से लेके 11 फोल्ड यानी 11 गुना लोग ज़्यादा रहना शुरू कर दिए शहर में। यानी कि 1900 में मात्र लगभग 3% लोग रहते होंगे, या फिर हाँ 3% लोग रहते थे, और अभी यानी कि 2011 में लगभग 31.16% लोग शहर में रहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। अब बात दरअसल ये हुआ कि धीरे धीरे टाउन जो है वो, या अर्बन सेंटर जो है वो बढ़ने लगा। लोगों को एम्प्लॉयमेंट, किसानी छोड़ के दूसरा एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा, इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा, इसलिए उन लोगों को टाउन जाना पड़ा। तो इस प्रकार शहरीकरण को काफ़ी बढ़ावा मिला। अब हम लोग टाउन्स को क्लासिफाई करते हैं पॉपुलेशन के साइज पे, यानी कि जिस टाउन में जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से उसको क्लासिफाई करते हैं। तो सेंसस ऑफ इंडिया के अनुसार 1 लाख से ज़्यादा अगर किसी जगह पे लोग रहते हैं तो उसको बोला जाएगा सिटी या क्लास 1 टाउन, ठीक है, उसको बोला जाएगा क्लास 1 टाउन। और अगर 10 लाख से 50 लाख लोगों के बीच में लोग रहते हैं तो उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाएगा, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, आपका चेन्नई हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके बाद जितने भी ज़्यादातर जो मेट्रोपॉलिटन या मेगा सिटीज़, जिसका मतलब कि 50 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, उसको हम लोग एग्लोमरेशन बोलते हैं। अब अर्बन एग्लोमरेशन क्या होता है, देखो एग्लोमरेशन होने के लिए इन तीन में से एक क्राइटेरिया उसका होना चाहिए। मतलब कि ये मेन होगा एक टाउन, जैसे कि ये दिल्ली है, और अगल बगल का एरिया जैसे कि गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया, ठीक है। या फिर दो से ज़्यादा टाउन मिला दो, अगर जैसे गुरुग्राम और आप दिल्ली को मिला दो तो वो एग्लोमरेट हो गया, ठीक है। या फिर एक सिटी और एक या उससे ज़्यादा एडजॉइनिंग टाउन, मतलब कि बगल वाला टाउन और उसका आउटग्रोथ, ठीक है, एक कंटिन्यूअस स्प्रेड बना रहा हो, मतलब लगातार स्प्रेड बना रहा हो एक सिटी और एक या एक से उससे ज़्यादा एडजॉइनिंग टाउन्स। तो इन तीन में से अगर कोई भी एक क्राइटेरिया बनेगा तो वो अर्बन एग्लोमरेशन कहा जाएगा।
अब जितने लोग भारत में रहते हैं उनमें से 60% से ज़्यादा लोग क्लास 1 टाउन में रहते हैं। इसका मतलब 1 लाख से ज़्यादा लोग, ठीक है। और 468 सिटी में से 53 सिटी या फिर अर्बन एग्लोमरेशन जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जा रहा है। इसका मतलब 10 लाख से 50 लाख लोग वहाँ रहते हैं। और 6 जो है उनमें से मेगा सिटीज़ है, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो 6 मेगा सिटीज़ कौन कौन हो सकता है, आप कमेंट करो मुझे, कमेंट में मुझे बताओ, ठीक है। अब टाउन्स का जो फंक्शन होता है, टाउन्स जो काम करते हैं उसके बेसिस पे उसका अगर क्लासिफिकेशन करें तो कुछ कुछ ऐसे मिलेगा। पहला क्लासिफिकेशन मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन और सिटी, मतलब कि ऐसा टाउन या सिटी जहाँ पे मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो रहा हो, सरकारी काम हो रहा हो। जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, पंजाब चंडीगढ़ में बहुत कुछ है, ऐसे चंडीगढ़ में हाई कोर्ट हो गया, आपका पंजाब और हरियाणा वाला एरिया का जितना भी मेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है वो चंडीगढ़ में होता है। न्यू दिल्ली, भारत का जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है वो न्यू दिल्ली में। भोपाल जैसे मध्य प्रदेश का जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, तो इसी प्रकार चेन्नई, जयपुर, गुवाहाटी, तो ये सब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, यानी कि यहाँ पे मेनली सरकारी काम होता है। दूसरा जो फंक्शन है वो इंडस्ट्रियल टाउन। कुछ कुछ टाउन ऐसे होते हैं जिसको इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए और वहाँ पे लोगों का जो कर्मचारी है उनको रहने के लिए मेनली बनाया जाता है इनिशियली। उसके बाद धीरे धीरे अगर वो बढ़ते जाएगा तो अलग अलग चीज़ें उसमें ऐड होती जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मुंबई हो गया, मुंबई में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे लोग भी काफ़ी सारे रहते हैं। जमशेदपुर जहाँ पर आपका टिस्को देखने को मिलता है, टाटा स्टील्स वाला, ठीक है। मोदी नगर हो गया, हुगली, भिलाई, ये सब मेनली इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए, वहाँ पे बैठाने के लिए ये सब शहर को बसाया गया था, ताकि वहाँ पे कर्मचारी आकर के काम कर सकें और वहीं पे रह सके और इंडस्ट्रीज़ भी अपना फंक्शन सही से कर सके। फिर आता है ट्रांसपोर्ट सिटीज़। ये मेनली पोर्ट सिटीज़ भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से इकोनॉमिकल चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे कि अब ये पोर्ट सिटीज़ जो है वो समुद्र किनारे मेनली बेस्ड होता है, जैसे कि कोझिकोड हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, कांडला हो गया, कोच्चि हो गया, ठीक है। या फिर अगर इनलैंड ट्रांसपोर्ट का बात करें, यानी कि मतलब देश के अंदर का जो ट्रांसपोर्ट का अगर बात करें तो उसके लिए आप आगरा चले जाओ, धुलिया, मुगलसराय, इतारसी, कटनी, ये सब मेन जो है वो ट्रांसपोर्ट सिटीज़ का काम करता है। यहाँ से रोड पास होता है और इस एरिया से जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का जो काम होता है वो मेन फंक्शन है इस सब सिटीज़ का। फिर कॉमर्शियल टाउन्स, यानी कि ऐसा टाउन्स जहाँ मेनली कॉमर्स या बिजनेस या ट्रेड करने का व्यवस्था हो, या फिर मेनली वहाँ पे फंक्शन ट्रेड करने का हो या कॉमर्स करने का हो। जैसे यूपी का सहारनपुर हो गया, एमपी का सतना हो गया, कोलकाता हो गया, इनका कुछ कुछ उदाहरण है। फिर कुछ कुछ ऐसे सिटीज़ भी होते हैं जिसको माइनिंग के लिए बस इस्टेब्लिश किया जाता है कि वहाँ पे माइनिंग होगा, वर्कर्स आएंगे, रहेंगे और उस एरिया में वहाँ पे बहुत सारा कोल है या फिर कोयला है या फिर कुछ ऐसा है, कॉपर है, बॉक्साइट है, जिसको निकालने से हम लोगों को यूज़फुल चीज़ें मिल सकती हैं, तो उसको बताया जाता है। जैसे कि रानीगंज हो गया, झरिया हो गया, दिग्बोई में आपको नेचुरल गैस मिलता है, तेल मिलता है, अंकलेश्वर में मिलता है, फिर झरिया में कोयला मिलता है, ठीक है, इस प्रकार से। फिर आता है गैरिसन या कैंटोनमेंट टाउन या गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऐसा एरिया जहाँ पे आपको फौजी लोग जहाँ पे रहते हैं, ठीक है। मेनली फौजी लोग का गढ़ उसको कहा जा सकता है। जैसे कि उधमपुर हो गया पंजाब वाले रीजन में, अम्बाला, जालंधर, महाओ जो कि आपका मध्य प्रदेश में है शायद, बबीना कहाँ पे है आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। अर्बन एग्लोमरेशन का अगर बात करें तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिया हुआ है कौन कौन सा अर्बन एग्लोमरेशन या फिर मिलियन प्लस सिटीज़ है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो उसको। और अगर बात करें और फंक्शंस के हिसाब से जो टाउन्स का क्लासिफिकेशन होता है, तो एजुकेशनल टाउन मतलब कि उस सिटी में मेन फंक्शन जो है उसका वो एजुकेशन देना, या वहाँ पे एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि काफ़ी फेमस है, जो कि एजुकेशनली बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे आपका कोटा हो गया, जहाँ पर आप जानते ही हो IIT JEE का तैयारी करने वाले बच्चे लोग कोटा जाते हैं। फिर आपका रुड़की हो गया, जहाँ पे IIT रुड़की है, वाराणसी BHU, ठीक है। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इस प्रकार का जो सिटीज़ है जहाँ पे वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट्स वगैरह है उसको एजुकेशनल टाउन कहा जा सकता है। फिर रिलीजियस सेंटर्स, जैसे कि जिस सिटी में रिलीजन को रिलीजियस कुछ बहुत ही स्पेशल चीज़ें होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका
वाराणसी हो गया, वाराणसी में गंगा घाट आरती है। महादेव का वहाँ पे ये आपका बहुत ही फेमस मंदिर है। फिर आपका ऐसे देवघर हो गया, देवघर झारखंड में, देवघर झारखंड में आपको महादेव का मंदिर देखने को मिलता है, ज्योतिर्लिंग का देखने को मिलता है मंदिर, ठीक है, एक तरह से रिलीजियस सेंटर ही है। फिर उज्जैन है, हरिद्वार है, इस प्रकार का जो सेंटर है जहाँ पे मेन फंक्शन उसका रिलीजियस है तो वो रिलीजियस सेंटर कहा जाएगा। फिर टूरिस्ट सेंटर जहाँ पे लोग मेनली घूमने फिरने के लिए आते हैं, जैसे कि नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, ये सब कहाँ पे है, ये सब आपका पहाड़ों पे है। लोग वहाँ पे जाते हैं पहाड़ों की सुंदरता देखने को, वहाँ का वेदर को महसूस करने के लिए, ठीक है, शिमला, पंचमढ़ी, ये सब एरिया। तो ये था अपना फंक्शन के हिसाब से टाउन का क्लासिफिकेशन। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक बता दें आपको, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्मार्ट सिटी मिशन कर चुकी है। इनमें इनका फोकस ये है कि ऐसा शहर बनाया जा सके जहाँ पे लोगों को 24 आवर्स पानी मिल सके, 24 आवर्स हेल्थ का सुविधा हो, इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का सुविधा हो, लोग अच्छी तरीके से रह सके, डिसेंट क्वालिटी हो रहने का। तो इस प्रकार से एक योजना बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है स्मार्ट सिटी मिशन। तो ये था चैप्टर आई थिंक 4 जिसका नाम था ह्यूमन सेटलमेंट, एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा, आपको दोनों का जवाब देना है। एंड एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको बस बताना है कि फंक्शंस के हिसाब से टाउन का कितना क्लासिफिकेशन होता है और उसका आपको नाम लिख के देना है कमेंट सेक्शन में। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है या बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू वेरी मच।